Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is the video by Legal Concepts, CSS, PMS and Law. Before starting the lecture, please subscribe our channel and press the bell icon so that you can get the notification of the new videos. Let's start today's lecture. Our today's lecture is about sources of US Constitution. इसमें हम पढ़ेंगे कि US Constitution की sources क्या क्या हैं. First of all, we will study introduction. The Constitution of the United States is the supreme law of the United States of America. कि अमेरिका का जो Constitution है वही उनका supreme law है. The Constitution came into force in 1789. कि ये Constitution अमल में कब आया, enforce कब हुआ 1789 में. This founding document originally comprising 7 articles. कि जब ये Constitution बना था तो start में इसके 7 articles थे. Delineates the national frame of government, जो कि national frame of government की तौसीक करता है. Its first 3 articles embody the doctrine of separation of powers. इसके first 3 जो articles थे वो elaborate करते हैं theory of separation of powers को, whereby the federal government is divided into 3 branches. कि federal government 3 branches में divide की गई. First branch is legislative, consisting of bicameral congress, जिसके अंदर bicameral congress है, जिसके 2 houses हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट. ये आर्टिकल नंबर 1 में बताया हुआ है. सेकेंड ब्रांच इज़ द एग्जीक्यूटिव कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट एंड सबॉर्डिनेट ऑर्डर्स. एग्जीक्यूटिव वहाँ का प्रेसिडेंट होता है जिसके और सेकेंड ब्रांच इज़ एग्जीक्यूटिव कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट एंड सबॉर्डिनेट ऑर्डर्स ऑफिसर्स, जिसके अंदर उसका प्रेसिडेंट आ जाता है, उसके मातहत ऑफिसर्स आ जाते हैं. ये आर्टिकल 2 में बात बताई गई है. थर्ड ब्रांच इज़ जुडिशरी कंसिस्टिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आ जाती है एंड अदर फेडरल कोर्ट्स और बाकी कोर्ट्स आ जाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6 एम्बॉडी कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म. कि आर्टिकल 4, 5 और 6 में फेडरलिज्म के बारे में बताया गया, जो कि ये बात डिस्क्राइब करता है कि गवर्नमेंट स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके राइट्स क्या होंगे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी. द स्टेट्स इन द रिलेशनशिप टू फेडरल गवर्नमेंट एंड शेयर्ड प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. और इसके आर्टिकल 4, 5 और 6 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में भी बताया गया कि आइन में तरमीम कैसे होगी, उसके प्रोसेस के बारे में बताया गया. नेक्स्ट पॉइंट इज़ आर्टिकल 7 एस्टेब्लिशेज द प्रोसीजर सब्सिक्वेंटली यूज बाय द 13 स्टेट्स टू रेटिफाई इट. आर्टिकल 7 में ये बात बताई गई कि अमेरिका की स्टार्ट में 13 स्टेट्स थी, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती थी तो उसको रेटिफाई करने का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल नंबर 7 में बताया गया. रेटिफाई करने का प्रोसेस मतलब उसकी उस जो अमेंडमेंट थी उसके ऊपर रजामंदी. इट इज़ रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट रिटन एंड कोडिफाइड नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स. कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. रिटन और कोडिफाइड का मतलब होता है कि वो रिटन फॉर्म में है, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है और ये रिजिड है, इसके अंदर आसानी से कोई भी तब्दीली नहीं आ सकती. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अमेंड द लॉज. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. देयर आर 4 मेजर सोर्सेज ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, कांग्रेस एंड कन्वेंशंस. अब हम इन्हें 1 बाय 1 स्टडी करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज़ अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आइन में तरमीम. आइन में तरमीम क्या होती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अगर हम किसी किस्म की कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं तो उसको कहते हैं अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन. 33 अमेंडमेंट्स टू द यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रपोज बाय यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस. कि कांग्रेस ने जो है वो प्रपोज़ की थी, 33 अमेंडमेंट्स हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में एंड सेंट टू द स्टेट्स फॉर रेटिफिकेशन. और बाकी स्टेट्स को रेटिफिकेशन के लिए वो प्रपोज़ल भेजा गया. सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पुट इनटू ऑपरेशन ऑन मार्च 4, 1789. लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ, मतलब उसका अमल कब स्टार्ट हुआ, मार्च 4, 1789 में. 27 of these having been ratified by the requisite number of states are part of the constitution. कि 33 अमेंडमेंट्स का प्रपोज़ल भेजा गया जिसके अंदर से 27 सिर्फ जो थी अमेंडमेंट्स वो रेटिफाई हुई थी दूसरी स्टेट्स से. रिक्विसाइड नंबर ऑफ़ स्टेट्स का मतलब होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है कि इतनी स्टेट्स की जो रेटिफिकेशन होगी या मेजॉरिटी इतनी रेटिफिकेशन होनी चाहिए टू अमेंड एनी लॉ. नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग लॉ. कि कोई भी लॉ अमेंड हो रहा है
तो उसका प्रोसेस क्या होगा। आर्टिकल 5 हमें इस बारे में बताता है। आर्टिकल 5 ऑफ यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स द 2 स्टेप प्रोसेस, कि इसके 2 स्टेप्स हैं, ये 2 स्टेप प्रोसेस हैं, ये 2 तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है फॉर अमेंडिंग द नेशंस फ्रेम ऑफ गवर्नमेंट। अमेंडमेंट्स मस्ट बी प्रॉपरली प्रपोज एंड रेटिफाइड बिफोर बिकमिंग ऑपरेटिव, कि इसके ऑपरेटिव होने से पहले, उसके ऑपरेशन से पहले उसको ठीक तरीके से रेटिफाई किया गया हो, जितनी रिक्वायरमेंट हो, कि इतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक लॉ को चेंज करने के लिए, तो उस रिक्वायरमेंट का पूरा होना ज़रूरी है। दिस प्रोसेस वॉज डिज़ाइन टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एक्सेसेस ऑफ कॉन्स्टेंट चेंज एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी। ये एक बैलेंस रखने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। एन अमेंडमेंट में बी प्रपोज एंड सेंट टू द स्टेट फॉर रेटिफिकेशन बाय आइदर द यूएस कांग्रेस वेन एवर अ 2/3 मेजोरिटी इन द बोथ स्टेट एंड बोथ सेनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डीम इट नेसेसरी, कि कांग्रेस में 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी है, 2/3 मेजॉरिटी उसको रेटिफाई करे तभी वो लॉ अमेंड होगा। सेकेंड पॉइंट इज़ अ नेशनल कन्वेंशन। उसके अलावा जो सेकेंड स्टेप, एक और स्टेप बताया जाता है, जो कि एक कन्वेंशन है कॉल्ड बाय कांग्रेस फॉर दिस पर्पस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर्स ऑफ 2/3 ऑफ द स्टेट्स, कि स्टेट्स के जो लेजिस्लेचर्स हैं उनको बुलाया जाता है और उनकी 2/3 मेजॉरिटी की रेटिफिकेशन ज़रूरी होती है। द कन्वेंशन ऑप्शन हैज़ नेवर बीन यूज्ड, लेकिन ये जो कन्वेंशन का ऑप्शन था ये कभी यूज़ नहीं हुआ। To become part of constitution, an amendment must be ratified by 3/4 of the state, कि एक अमेंडमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनना है उसको, तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्टेट की 3/4 रेटिफिकेशन ज़रूरी हो बाय आइदर द लेजिस्लेचर्स ऑफ द 3/4 ऑफ द स्टेट, के उसके स्टेट के जो लेजिस्लेचर्स हैं या कानूनदान जो हैं, कानून बनाने वाले जो हैं, उनकी 3/4 रेटिफिकेशन ज़रूरी है। स्टेट रेटिफाइंग कन्वेंशंस इन 3/4 ऑफ द स्टेट, the only amendment to be ratified through the state convention method thus far is the 21st amendment in 1933। लेकिन एक अमेंडमेंट जो थी, बेशक इसको इस मेथड को यूज़ नहीं किया गया था या नहीं किया जाता, लेकिन एक 1933 की 21st अमेंडमेंट जो थी वो इस मेथड के थ्रू की गई थी। That method is also the only one that explicitly repels an earlier one। द 18th अमेंडमेंट, उसके अलावा एक 18th अमेंडमेंट हुई थी 1919 में, एस्टेब्लिशिंग द प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल को बैन किया गया था इस अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रपोजल्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, के कितने प्रपोजल्स भेजे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को में कोई भी अमेंडमेंट के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 11,770 proposals to amend the constitution have been introduced in the Congress since 1789, कि 1789 में अप्रॉक्सीमेटली 11,770 proposals जो थे वो भेजे गए थे, इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। Collectively, members of House and Senate typically propose around 200 amendments during each 2 years term of Congress, कि कांग्रेस की टर्म के हर 2 साल में 200 अमेंडमेंट्स जो हैं वो प्रपोज की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। ये दूसरी सोर्स है। अब तक हम लोगों ने कौन सी सोर्स पढ़ी? अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेकंड सोर्स हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट ऑर्डर्स देता है कंट्री में। एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज़ अ मीन ऑफ इशूइंग फेडरल डायरेक्टिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कि कोई भी डायरेक्टिव्स जो हैं वो वफाकी जो डायरेक्टिव्स होते हैं जो एक एग्जीक्यूटिव देता है उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, यूज बाय द प्रेसिडेंट। और ये पावर कौन यूज़ करता है? प्रेसिडेंट यूज़ करता है ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का। दैट मैनेजेस ऑपरेशंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, कि फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करता है। द लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैज़ मल्टीपल सोर्सेज, इसकी बहुत सारी सोर्सेज हैं। आर्टिकल 2 ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रेसिडेंट ब्रॉड एग्जीक्यूटिव एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी। आर्टिकल 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एग्जीक्यूटिव को मतलब प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो एनफोर्स कर सके
लॉ को इन्फोर्स करवा सके, या उसके पास ये अथॉरिटी होती है टू यूज़ हिज और हर डिस्क्रिशन टू डिटरमाइन हाउ टू इन्फोर्स द लॉ। उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि लॉ को किस तरह से इन्फोर्स करना है, और टू अदरवाइज मैनेज द रिसोर्स एंड स्टाफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, कि ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच का जितना भी पूरा स्टाफ है उसको किस तरीके से मैनेज करना है। ये सब अथॉरिटी किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। Next point is basis in the United States Constitution. The United States Constitution does not have a provision that explicitly permits the use of executive orders. Article 2 Section 1 Clause 1 of Constitution simply states, क्या हमें बताता है ये आर्टिकल? The executive power shall be vested in a president, के executive powers जो हैं वो president के सपुर्द की जाएंगी of the United States of America. नेक्स्ट है सेक्शन 2 and 3 डिस्क्राइब द वेरियस पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रेसिडेंट, कि सेक्शन 2 और 3 में उसकी पावर्स एंड उसकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, इंक्लूडिंग ही शैल टेक केयर दैट द लॉज बी फेथफुली एग्जीक्यूटेड। उसको इस बात का ध्यान रखना होता है कि लॉज जो हैं वो दयानतदारी से एग्जीक्यूट करवाए वो कंट्री में। The US Supreme Court has held that all executive orders from the President of United States must be supported by the Constitution, कि उसे Constitution support करेगा उसके executive orders को। Specifically, such orders must be rooted in Article 2, और इन ऑर्डर्स को आर्टिकल 2 जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर इस बात को दर्ज करना चाहिए। आर्टिकल 2 में ये बात लिखी जानी चाहिए, और इनेक्टेड बाय द कांग्रेस इन स्टैट्यूट्स, और कांग्रेस को अपने कानून के ज़रिए भी इस बात का नफाज करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑर्डर्स। द ऑर्डर्स के एक प्रेसिडेंट है उसका ऑर्डर जो है एप्लीकेबल कब तक होता है? द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट आर एप्लीकेबल फॉर 3 मंथ्स, 3 माह के लिए उसका कोई भी ऑर्डर एप्लीकेबल होता है, अमल में आता है, और एक्सटेंडेड टू 6 मंथ, और अगर ज़रूरी है तो वो 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। बट आफ्टर दिस इट हैज़ टू बी पास बाय कांग्रेस टू कन्वर्ट द ऑर्डर इनटू लॉ। लेकिन 6 मंथ के बाद भी अगर प्रेसिडेंट चाहता है कि उसका ऑर्डर जो है मज़ीद कुछ अरसे तक चले, या उसको वो लॉ बनाना चाहता है, तो उसे कांग्रेस को कहना चाहिए। कांग्रेस को वो इस बात का कहेगा कि इस जो ऑर्डर है इसे लॉ बनाया जाए। Next is Congress. The Congress meet in the United States capital in Washington DC. Both senators and representatives are chosen through direct elections. कि जो कांग्रेस होती है उसमें जो सेनेटर्स या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट कराया जाता है। डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू कैसे इलेक्ट कराया जाता है कि लोग उनको वोट देते हैं और लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं। दो वैकेंसीज इन द सेनेट में बी फिल्ड बाय गवर्नर्स अपॉइंटमेंट। कांग्रेस हैज़ 535 वोटिंग मेंबर्स, 100 सेनेटर्स एंड 435 रिप्रेजेंटेटिव्स। कि कांग्रेस के कितने टोटल मेंबर्स होते हैं? 535, जिनमें से 100 सेनेटर्स होते हैं और 435 जो हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स होते हैं। Role under Constitution. Under Article 1, Congress is a bicameral legislature consisting of House of Representatives and Senate. इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। Article 1 grants Congress various powers and the ability to pass laws. कि Article 1 जो है वो कांग्रेस को बहुत सारी पावर्स देता है, और उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो लॉ को पास कर सके, किसी भी नेसेसरी लॉ को, टू कैरी आउट दोज पावर्स। आर्टिकल 1 ऑल्सो एस्टेब्लिशेज द प्रोसीजर्स फॉर पासिंग अ बिल एंड प्लेसेस वेरियस लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द कांग्रेस एंड स्टेट फ्रॉम अब्यूजिंग देयर पावर। कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 1, ये इस बात का भी बताता है कि वो बिल कैसे पास करेगा, या बिल पास करना उसकी अथॉरिटी है। और उसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 1 लेजिस्लेटिव पावर वेस्टेड इन कांग्रेस के पास लेजिस्लेटिव पावर क्या है, या लॉ मेकिंग पावर उसके पास क्या। ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स हेयर इन ग्रांटेड शैल बी वेस्टेड इन कांग्रेस के पास लॉ मेकिंग पावर होगी, वो लेजिस्लेटिव है, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विच शैल कंसिस्ट ऑफ सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। के कांग्रेस के 2 हाउसेज होंगे, सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। सेक्शन 1 इज़ अ वेस्टिंग क्लॉज डेट बेस्टोज फेडरल लेजिस्लेटिव पावर एक्सक्लूसिवली टू कांग्रेस के सेक्शन 1 जो है उसके अकॉर्डिंग जो कांग्रेस को पावर्स दी गई हैं फेडरल लेजिस्लेटिव पावर। सिमिलर क्लॉज आर फाउंड इन आर्टिकल 2 and 3 कि यही क्लॉज जो है वो आर्टिकल 2 and 3 में भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल
कन्वेंशंस, लास्ट पॉइंट है कन्वेंशंस का, ये भी एक सोर्स है किसकी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की। अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन इज़ एन इनफॉर्मल एंड अनकोडिफाइड प्रोसीजरल, कि ये एक अनकोडिफाइड प्रोसीजरल है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लिखा हुआ लॉ नहीं है, जो लॉज लिखे हुए नहीं होते, लेकिन रिवाजों के थ्रू वो आगे प्रमोट हुए होते हैं, जिनको हम कस्टमरी लॉज कहते हैं। जब वो लॉ, उनको जब लॉ का दर्जा मिल जाता है तो उन्हें हम कन्वेंशंस कहते हैं। अनकोडिफाइड प्रोसीजरल एग्रीमेंट डेट इज़ फॉलोड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, जिनको स्टेट्स फॉलो करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओरिजिन्स, कि इसका ओरिजिन क्या था, कन्वेंशंस कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस अराइज व्हेन द एक्सरसाइज ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ पावर which is not prohibited by law arouse such opposition that is become impossible on future occasions to engage in further exercises of this power। इसका मतलब ये है कि ऐसे कुछ पावर्स या ऐसे काम जिनको लॉ ने प्रोहिबिट ना किया हो, मना ना किया हो, और वो इतने ज़्यादा सोसाइटी में प्रैक्टिस हो चुके हों कि उनको लॉ का दर्जा दे दिया जाता है, जिनको हम कस्टमरी लॉज कहते हैं। और जब इनको लॉ का दर्जा दे दिया जाता है तो फिर इनको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशंस बोलते हैं। और ये भी लॉज ही होते हैं, कन्वेंशंस आर ऑल्सो लॉज। इन्फोर्सिबिलिटी इन द कोर्ट्स, कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस आर नॉट एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ, के कोर्ट्स में इसकी कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती। अब हम कन्वेंशंस की एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि कन्वेंशंस की एग्जांपल्स क्या क्या हैं। According to US Constitution, the elections of American president are indirect, but in practice, American president is directly elected by people. अब US Constitution में ये बात लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का, उसका जो इलेक्शन होगा वो थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। लेकिन उनके वहाँ पे प्रैक्टिस में क्या बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे लोगों के थ्रू इलेक्ट होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं वहाँ पे। तो ये जो डायरेक्ट इलेक्शन वाला प्रोसेस अमेरिका में है, जो इन प्रैक्टिस है वहाँ पे, ये एक कन्वेंशन है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट मेथड होगा इलेक्शन का, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का डायरेक्ट मेथड इज़ अ कन्वेंशन मेथड। नेक्स्ट एग्जांपल है कैबिनेट की, कि कैबिनेट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशन। जो कैबिनेट होती है प्रेसिडेंट की या वाइस प्रेसिडेंट की, जो काबीना होती है जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं, वो भी एक कन्वेंशन है। एडवाइस ऑफ द कैबिनेट हु आर देन अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट फॉर द डिसीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रॉयल प्रीरोगेटिव बॉडी ऑफ कस्टमरी अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज, कि जो इसमें सिंपली ये बात बताई गई है कि जो कैबिनेट होती है, काबीना होती है, वो भी कन्वेंशन होती है। दैट्स इट। Thank you for watching our video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment, and please subscribe the channel also. Thank you so much.